दैनिक हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। पिछले वीडियो में हमने वर्तमान और भूतकाल तथा उनके उपभेदों के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम भविष्यत काल की परिभाषा और उसके कौन कौन से उपभेद हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं। भविष्यत काल जिस क्रिया से निकट भविष्य अर्थात आने वाले समय में किसी कार्य व्यापार के होने का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिखेगा, आशीष कल आएगा और कार्यक्रम में साहित्यिक चर्चा होगी। प्रयुक्त उदाहरणों में क्रिया आगामी काल व्यापार को सूचित कर रही है, अतः काल की दृष्टि से ये वाक्य भविष्यत काल के हैं। आगे है भविष्यत काल के उपभेद। इसके 3 उपभेद हैं, जिसमें पहला है सामान्य भविष्यत काल। इस काल भेद का व्यवहार भविष्य में होने वाली क्रिया, संभावना, आगामी स्थिति और कार्यक्रम आदि के लिए होता है। इस काल की क्रिया का रूप कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया या धातु के साथ गा, गे, गी जुड़े हुए होते हैं। जैसे वह संगोष्ठी में भाग लेने जाएगा। दूसरा वाक्य है वह जहाज से यात्रा करेगा। तीसरा वाक्य है पिताजी उससे मिलने कल आएंगे। चौथा वाक्य है आप निश्चिंत रहें, मैं यह प्रकरण पूर्ण कर दूंगा। पांचवा वाक्य है कि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। और छठवां वाक्य है कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया के साथ गा, गे, गी जुड़े हुए हैं। तो इनसे पहचान होती है कि ये वाक्य सामान्य भविष्यत काल के हैं। आगे देखते हैं सामान्य भविष्यत काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें पहला है किसी निश्चित भविष्य कार्य व्यापार के लिए सामान्य भविष्यत के स्थान पर प्राय सातत्य बोधक वर्तमान का प्रयोग होता है। जैसे मैं अगले वर्ष प्रशिक्षण के लिए जा रहा हूं। दूसरा है वह कल जयपुर जा रहा है। इस पद के लिए जनवरी में नियुक्ति होने जा रही है। कल हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। तो इन सभी वाक्यों से भविष्यत कार्य व्यापार की सूचना मिल रही है लेकिन ये वाक्य हैं, ये सातत्य बोधक वाक्य हैं। तो इन ऐसे वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण होंगे। दूसरा नंबर है कि निश्चित आगामी कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति सातत्य वर्तमान में होती है, परंतु जिन क्रियाओं का व्यवहार दीर्घकाल में होने की संभावना है उनके लिए सामान्य भविष्यत काल के रूप में ही प्रयुक्त होगा। जैसे मैं शीतकालीन अवकाश में अजमेर ही रहूंगी। दूसरा है प्रोफेसर मैया संस्कृत का व्याकरण लिखेंगे। तीसरा वाक्य है सभी व्यवस्थाएं देख लीजिए, कल मुख्यमंत्री यहाँ संबोधित करेंगे। तीसरा नियम ये है कि जिस प्रकार निश्चित आगामी कार्य व्यापार और भविष्य के लिए सातत्य बोधक वर्तमान का व्यवहार होता है, उसी प्रकार निकट भविष्य के लिए सामान्य वर्तमान काल और अधिक निकट भविष्य के लिए अनिश्चित
भूतकालिक क्रियाओं का रूप प्रयुक्त होता है। जैसे आप यहाँ रुकिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। दूसरा वाक्य, आपको बहुत अधिक नहीं सुनना पड़ेगा। प्रवचन यहीं समाप्त होते हैं। जैसे दोनों वाक्य हैं, यहाँ पर आप यहाँ रुकिए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तो इस वाक्य में जो क्रिया है, तो यहाँ पर ये अनिश्चित है, इसलिए पहले वाक्य में भूतकाल क्रिया प्रयुक्त हुई हैगी और दूसरा वाक्य वर्तमान काल में। और दूसरे वाक्य में जो क्रिया है ये निश्चित है, तो यहाँ पर जो वाक्य है वो भविष्यकाल में है। अब हम आगे देखते हैं संभाव्य भविष्यत, जिससे भविष्य में किसी कार्य या व्यापार होने की संभावना अथवा अनुमान व्यक्त किया जाए, या इसमें सातत्यबोधक क्रिया रूपों अथवा भविष्यकालिक क्रियाओं का प्रयोग कर संभाव्य भविष्य की वाक्य संरचना की जाती है। उन्हें संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की पहचान शायद हो सकता है, संभव है, या कर्ता प्लस कर्म प्लस धातु और उसके बाद में प्लस ए जुड़ी हों, तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होगा। जैसे शायद कल के सत्र में प्रोफेसर मिश्र आए, संभव है इस माह के अंत तक परीक्षा परिणाम आ जाए, कि उसका फ़ोन बंद है, हो सकता है वो चार्ज नहीं हो, उसे एक बहाना मिल गया है, अब वह हर जगह यह बात कहेगा, संभव है कि कुछ देर साथ रहने से उसका मन बहल जाए। तो इन वाक्यों में हमें ध्यान रखना है शायद, संभव या धातु के साथ ए जुड़ी हो, तो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होगा। अगला नंबर है हेतु हेतु मद भविष्य। इसमें किसी क्रिया का भविष्य में होना अथवा न होना जब किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता हो, तो क्रिया का वह रूप हेतु हेतु मद भविष्य कहलाता है। जैसे वह इतना ही सहज रहे तो सारे लोग उसे पसंद करने लग जाएं। दूसरा वाक्य, ये बातें अगर उसके सामने आ जाएं तो वह टूट जाए। अगला है कि स्त्री हर क्षेत्र में यूं ही आगे बढ़ती रहे तो एक दिन समाज की धारणा ही बदल जाए। और चौथा है हमसफ़र अगर एक दूसरे को समझ लें तो जीवन आसान हो जाए। तो इन वाक्यों में कोई न कोई कारण है, तो वहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य काल होगा। आगे विशेष में है कि वाक्यों का काल परिवर्तन करते समय क्रिया किस काल और भेद की है, उसके अनुसार ही क्रिया रूप तय किया जाना चाहिए। तो इसको हम इस सारणी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। काल परिवर्तन, पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा है
भविष्यत काल। वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान काल, ऐसे ही भूतकाल में सामान्य भूतकाल और भविष्य में सामान्य भविष्यत काल। जैसे इसमें पहला वाक्य है रमा विद्यालय जाती है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। रमा विद्यालय गई, ये सामान्य भूतकाल। रमा विद्यालय जाएगी, तो ये सामान्य भविष्यत काल है। अब इन तीनों कालों में जो संज्ञा पद है, ये कर्ता है, वो एक ही है, कर्म भी एक ही है, लेकिन जो क्रिया है वह काल के अनुसार परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर क्रिया जाती है सामान्य वर्तमान काल में, यहाँ गई है तो भूतकाल है, और यहाँ पर जाएगी तो भविष्यत काल है। तो हमें वाक्य परिवर्तन करते समय क्रिया ही बदलती है। अब आगे है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, ऐसे भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्य काल में संपूर्ण भविष्य। अब जैसे वर्तमान काल में हमने उदाहरण लिया रमा विद्यालय जा रही है, भूतकाल में रमा विद्यालय जा रही थी, और भविष्यत काल में रमा विद्यालय जा रही होगी या जाएगी। तो इसमें क्रिया है, इसमें क्रिया अपूर्ण है, और ऐसे भूतकाल में भी क्रिया अपूर्ण भूतकाल है, और भविष्यत काल में भी अपूर्ण या संपूर्ण भविष्यत काल क्रिया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब भी हम वाक्य परिवर्तन करते हैं तो वह वाक्य में क्रिया काल के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल। जैसे रमा विद्यालय जाती होगी, तो यहाँ पे जाति के साथ में होगी जुड़ा है, तो वहाँ पर ये संदिग्ध वर्तमान काल। रमा विद्यालय गई होगी, तो यहाँ पर जो गई शब्द है ये भूत काल की पहचान है, और उसके साथ में होगी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया संदिग्ध भूतकाल। या फिर वाक्य कैसे भी आता है जा चुकी होगी। और शायद रमा विद्यालय जाए, तो इसमें शायद शब्द आ गया, तो ये संभाव्य भविष्यत काल है। अगला है सामान्य वर्तमान, आसन्न भूतकाल, सामान्य भविष्यत। जैसे रमा विद्यालय जाती है, तो ये आसन्न भूतकाल में बदलेंगे, तो रमा विद्यालय गई है या जा चुकी है, तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। और सामान्य भविष्य में रमा विद्यालय जाएगी। ऐसे ही अगला भेद है पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, पूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्यत काल। तो जैसे रमा विद्यालय गई, तो ये पूर्ण वर्तमान में है, क्योंकि इसमें गई के साथ में है जुड़ा है। अगर खाली गई होती तो फिर यहाँ पर सामान्य भूतकाल होता। रमा विद्यालय गई थी, तो ये पूर्ण भूतकाल है। रमा विद्यालय जाएगी, ये सामान्य भविष्यत काल है। अगला है सामान्य वर्तमान और हेतु हेतु मद भूतकाल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल। जैसे यदि बस आती तो रमा विद्यालय जाती, तो ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। रमा विद्यालय जाती यदि बस आती, तो इसमें हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर बस आ जाए तो रमा विद्यालय जाए, तो यहाँ पर जाए शब्द आ रहा है। अब इन वाक्यों की पहचान करने के लिए यहाँ पर ई आ रही है कि, तो ये भूतकाल में आ ई और ए आ जाए तो भूतकाल की पहचान है। और ती के ता ती और ते के साथ में है आ जाए तो फिर वह वर्तमान काल, और ता के साथ में गा आ जाए या फिर ए
गा, गी और गे आ जाएं तो फिर वहाँ पर भविष्यत काल होगा। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में भविष्यत काल की परिभाषा और उसकी उपवेद और कालों में परिवर्तन या काल परिवर्तन के बारे में जानने का प्रयास किया। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।